जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, देखिए ये कोई स्पेशल टॉपिक की क्लास नहीं है। ये कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर आपने एक क्लास में बताया था कि ये जो है ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाना है, चाहे वो आप कांस्टेबल का एग्जाम दोगे चाहे होमगार्ड का। और इस टॉपिक को मैंने लॉग भी किया था, तो उसी पर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। कल मैंने एनालाइज किया था कि 20-22 टॉपिक वो सभी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, आपके ज्योग्राफी से भी हो सकते हैं, हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, और जो आपका साइंस है साइंस से भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी हो सकते हैं। उसी में संविधान से आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मौलिक अधिकार। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपने किसी और टीचर से भी इसको पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। जब आप यहां पर इस क्लास में पढ़ोगे तो मैंने इसके अंदर विजुअल क्रिएट किए हैं, ताकि आपको पिक्चर देखने के बाद ही वो आर्टिकल पर्टिकुलर याद हो जाए और उस आर्टिकल के अंदर कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है ये आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये क्लास आपके लिए विजुअली मैंने क्रिएट करके बनाई है, ताकि आपको मौलिक अधिकारों में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। इस क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। देखिए, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर जो भाग 1 है उसमें बताया गया है कि जो भारत की जमीन है, यानी कि भारत की एक जमीन होगी, भारत के जो अनेक राज्य होंगे उसके बारे में। मैं देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, संविधान की लैंग्वेज में नहीं बता रहा। और उसके साथ साथ भाग 2 में दिया गया है कि जो लोग इस जमीन के अंदर रहेंगे वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तीसरे भाग में बताया गया है कि वे जो लोग इस जमीन के अंदर रह रहे हैं, भारत की सीमा के अंदर रह रहे हैं, उनके कुछ अधिकार होंगे। और चौथे भाग में ये बताया गया है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको राज्य की द्वारा से स्पेशल राइट्स भी दिए जाएंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक, राज्य की खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करे। वही भाग 4 का ये कहता है कि यदि आपको देश ने नागरिकता दी है, जमीन दी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, तो आपका भी तो कोई ही दायित्व बनता है। तो भाग 4 के में बताए गए हैं मौलिक कर्तव्य कि एक देश के नागरिक के उस देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो इसी तरह से हम संविधान को पढ़ते हैं, कौन से मौलिक अधिकार देश में रहने वाले नागरिकों को मिले हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री। देखिए, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का विकास, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का विकास, अधिकारों का विकास पूछता है विकास किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर हुआ था, याद रखना अच्छे से, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को सबसे पहले घोषणा, और यहां पर घोषणा भी आती है, घोषणा भी किसने की थी, तो घोषणा भी जो की थी ये ब्रिटेन ने ही की थी। ब्रिटेन कब की थी ये भी पूछा जाता है, तो 1215 ईस्वी में वहां के सम्राट जॉन के द्वारा, सम्राट जॉन के द्वारा जो है, जॉन, इनके द्वारा सबसे पहले मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। और ब्रिटेन ऐसा देश था जिस देश के अंदर सबसे पहले मौलिक अधिकार जो हैं उनका विकास हुआ था। वही बात की जाए, आपने एक डेट पढ़ी होगी 1789। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट में 2 काम हुए हैं। एक तो अमेरिका का विश्व का प्रथम संविधान जो है वो लागू हुआ है, विश्व का लिखित प्रथम संविधान, लिखित बोलेंगे इसको। तो लिखित संविधान, लिखित पूछा जाता है कि किस देश का लिखित संविधान है, तो फिर आपने मार्क करना है यूएसए का। कब इंप्लीमेंट हुआ, 1789 ईस्वी में। बना कब था, 1787 ईस्वी में। और यही वो डेट है 1789 ईस्वी जिसमें लुई सोलवे, ये फ्रांस के थे, फ्रांस, इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था वहां की जनता के द्वारा, क्योंकि इन्होंने वहां की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया था। विश्व स्तर पे ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, और ये थोड़ी सी कहानी आपको सीख लेनी चाहिए।
ताकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ो तो हमेशा आपके याद रहे ये टॉपिक। और दूसरा देखिए, थ्योरी पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है कि भविष्य में यदि हम किसी अपने छोटे भाई को, दोस्त को इन चीजों के बारे में समझाएं तो आप खुद ही इसमें मास्टर क्लास करके जाओ कि क्या क्या चीजें, किस तरह से हमारे मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के अंदर आए हैं। वही बात की जाए, देखिए भाग, मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंदर हैं? संविधान के अंदर 22 भाग हैं। भाग संविधान के अंदर जो हैं 22 भाग हैं। 22 भाग में के भाग नंबर 3 याद रखना, भाग नंबर 3 जो है पूछा जाता है सीधा सीधा, वो किसको रिलेट करता है? तो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेट है। तो संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, फिर आपने मार्क करना है भाग 3 के अंदर। अनुच्छेद से भी क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, याद रखना। 395 में के 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं, कैसे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्रोतों की बात की जाए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से रखे गए हैं? क्योंकि देखिए, जो हमारा संविधान बनकर आया है, जब हमारा संविधान बना है तो इसे बनाने के लिए हमने विभिन्न देशों के संविधान को एनालाइज किया और वहां से जो जो चीज हमारे भारतीय नागरिकों के अकॉर्डिंग ठीक थी उनको हमने अपने संविधान में रखा। इस तरह से क्रिएट हुआ और उनको कहा जाता है संविधान के स्रोत। सबसे ज्यादा जो है वो 1935 अधिनियम से है, लेकिन मूल अधिकारों की बात की जाए तो ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका। तो मूल अधिकार हमने किसके संविधान से अपने संविधान में रखे हैं? तो अमेरिका के संविधान से रखे हैं। भारत का मैग्ना कार्टा यदि आपसे पूछता है किसको कहा जाता है, फिर आपने बताना है मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं इनको कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। और देखिए, जो मैंने बताया आपको, ब्रिटेन में जो विकास हुआ है वो भी एक हस्तलिखित लिखित प्रमाण जो सबसे पहला मिलता है वो भी एक मैग्ना कार्टा की ही संज्ञा दी गई थी। तो ये चीजें आपने यहां से याद रखनी है। मूल संविधान देखिए बनकर तैयार हुआ, बना कब ये पूछा जाता है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू कब हुआ ये भी पूछा जाता है, लागू कब हुआ? तो ये होता है 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ और जब लागू हुआ तब इसके अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में इसके अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आपने हमेशा याद करने हैं क्योंकि पूछे जाते हैं कि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय भारतीय संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो कितनी अनुसूचियां थी ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं ये भी आप बताओगे। और आपके लिए बता दूं, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो अनुसूची पढ़ लीजिए भाई जाके। आगे बात करते हैं सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग। मौलिक अधिकारों की मांग समय समय पर किस जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने की, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे कि सर्वप्रथम किसने की, तो सर्वप्रथम की थी 1995 ईस्वी में, सॉरी 1900 नहीं बोलेंगे इसको, 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा मांग की गई थी। और किस विधेयक से की गई थी, तो वो विधेयक भी पूछा जाता है। विधेयक, वो विधेयक था स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक। इस विधेयक से जो है भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा।
याद कर लेना, ये हिस्ट्री के पर्पस से भी पूछा जाता है कि स्वराज विधेयक जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया और कब पेश किया गया, ये पूछा जाता है। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने कब कब मांग की, ये पूछा जाता है। जैसे 1916 ईस्वी में होम रूल एक्ट के माध्यम से, होम रूल, होम रूल के माध्यम से इन्होंने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की, और उसके साथ साथ इन्होंने कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, इंडिया इसके माध्यम से कब 1925 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की मांग की। ये सब चीज आपसे पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम थोड़ा सा पार्ट इसका वो देखेंगे जो जहां से मौलिक अधिकारों का स्टार्टिंग होती है और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि बेसिक पार्ट को समझेंगे, और उसके बाद पर्टिकुलर एक अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है उनके बारे में सीखेंगे। नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 ईस्वी में पेश की गई थी, ठीक है। और इन में भी जो है भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई। जब इतनी मांगे हुई, संविधान की मांगे हुई, तो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए जो दिया 1935 अधिनियम दिया कि ये है आपका संविधान। तो इस तरह से हमारा संविधान जो है वो पहले तो देखिए 1935 अधिनियम के रूप में ही चलता था, और अभी भी 70% भाग जो है 1935 अधिनियम का ही हमारे संविधान के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये चीज यहां से आपने याद रखनी है। बात की जाए मौलिक अधिकारों के लिए समिति, देखिए जो मुख्य समिति है, मुख्य इसके अंदर 8 समिति थी। उप समितियों की बात की जाए, उप समिति ये थी आपकी 13 उप समितियां थी। हमने जब संविधान बनाया तो संविधान बनाने के लिए हमने अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग समिति बनाई। तो वहीं पर बात की जाती है मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और इनके लिए हमने एक एक अध्यक्ष भी बनाया था। अध्यक्ष थे यहाँ पर JB कृपलानी जी। कौन थे, तो आपने याद रखना है JB कृपलानी, ये याद रखोगे, JB कृपलानी। जो मौलिक अधिकारों की 8 समितियां थी उसमें से मुख्य समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नाम याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है समितियों में। 8 समितियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उप समितियों में कुछ एक ही समिति हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, और इसके मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, उसमें मैंने 3, 4, 5 मिनट में वे सारी समितियां समझा रखी हैं। आप उसको देख सकते हैं, या उसको मैं दोबारा से रीअपलोड कर दूंगा। ये आपने यहां से याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके मौलिक अधिकार। यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है, यहां से पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि पर्टिकुलर जो मौलिक अधिकार है, जैसे समता और समानता का, ये 6 दिए गए हैं, अभी बात करेंगे इनके बारे में, कि ये किसने अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, ऐसे करके पूछा जाता है। और फिर पर्टिकुलर जोन सा आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे 6 दिए गए हैं, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हैं, जबकि मैंने बताया कि मूल अधिकार, जो मूल संविधान था, उसके अंदर 7 दिए गए थे। क्षमता या समानता का जो जाता है ये 14 से लेकर 18 तक जाता है। कहोगे सर अभी तो आपने बताए थे यहां पर 12 से लेकर 35 तक जाता है, ये बताया था मैंने 12 से लेकर 35 तक जाता है, लेकिन अब बता रहे हो कि मूल अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक जाते हैं। तो 12 में क्या है और 13 में क्या है, इसको भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि जो कांस्टेबल वाले हैं उनसे क्या पूछा जाएगा, और ये भी समझाऊंगा कि जो होमगार्ड वाले हैं उनसे क्या पूछा जाएगा। तो दोनों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। क्लास में थोड़ा सा पेशेंस करके बैठिए, ध्यान से देखिए। स्पीड कम लगती है तो आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर देख सकते हैं। नुकसान मेरा है लेकिन फायदा आपका है।
स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर जाता है 22 तक। ये अनुच्छेद हैं भाई बच्चों, इतना ध्यान कर लेना। कुछ चीजें यदि शॉर्ट में लिखी जाएंगी तो उनमें ये मत सोचना कि ये 19 से लेकर 22 है क्या। अनुच्छेद जैसे कि मैंने बताया 395 अनुच्छेद है, तो कुछ बच्चे यहाँ ये भी कह सकते हैं सर उपखंडों को मिलाकर। मैं उपखंड इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा, बेसिक अनुच्छेद यही है, बस इनमें परिवर्तन हुआ है, यानी इनमें बढ़ा है कुछ ना कुछ, ये चीज ध्यान कर लेना। तो 395 में से 14 से 18 तक क्षमता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 और 24 ये बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर 28 तक ये बताता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा के लिए कौन सा आ जाएगा फिर 29 और आपका 30 आ जाएगा, ये आप याद रखोगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, आत्मा ये कहा जाता है, और इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मली बात की जाए, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इतिहास और जी आपका जो साइंस है और जो आपका अरसास है, उन्हें छोड़कर, या ज्योग्राफी से तो हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें छोड़कर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, भारत के अंदर जो भी कोई एग्जाम होता है किसी भी फील्ड का होता है, तो ये आपने याद रखना है कि यहां से आपको हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। यहां से नहीं कह रहा कि पूरे संविधान से, तो संविधान का पार्ट कभी भी स्किप नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलता और संविधान से ज्यादा बड़ी है। तो आप संविधान के पहले 5 भाग मैं बताऊंगा आपको, कि पहले 5 भाग तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए, कोई भी चीज स्किप ना करें उसमें। पहले भाग की थोड़ी सी चीजें कम, और जो ये है आपका भाग 2 जो है उसकी बेसिक डिटेल, ज्यादा अनुच्छेद जानने की जरूरत नहीं है, वे आपके हमेशा याद होनी चाहिए यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय संविधान के अंदर 7 जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, 6 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब 7वां क्या था? तो ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है, ये अधिकार अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। पहले 31 में था, अनुच्छेद 31 में, अब 300 कै के अंदर पहुंच चुका। ए मतलब कै। अब ये है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भारत आजाद हुआ था, हमारा संविधान 1950 में इंप्लीमेंट हुआ। भारत के अंदर उस समय पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए जा रहे थे, बहुत सारे सरकारी अफसर जो हैं उनके दफ्तर बनाए जा रहे थे, बहुत सारे रेलवे ट्रैक, बहुत सारी जो आपकी ये हैं रोडें ये बनाई जा रही थी, फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी। तो उस टाइम पे जो है जमीन एक्वायर करनी थी, तो जमीन एक्वायर करने के लिए जो मालिक था जमीन का, उससे मालिक से जमीन लेनी थी। तो उसी के पर्पज से है ये संपत्ति का मौलिक अधिकार। संविधान में ये कहा गया था कि संपत्ति जिसकी भी है, जिसके नाम है, वो उसकी, उसके बाप दादा की, उसके बच्चों की, उससे सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। यदि छीनता है तो फिर आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है उसको प्रोटेक्शन देगा। दिक्कत कहां थी? क्योंकि मैंने कहा कि सरकार भी नहीं ले सकती, तो दिक्कत ये थी कि डेवलपमेंट के काम में एक रोड बनाई जा रही है, सीधी जानी थी, लेकिन यहां पर किसी का घर आ गया, उसने कहा कि भैया मैं जमीन नहीं बेचूंगा अपनी, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे संविधान ने दिया है संपत्ति का मौलिक अधिकार। जमीन जो थी उसने नहीं दी, तो रोड या तो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा या वहां से घुमाया जाएगा। यहां से प्रोजेक्ट को घुमाया गया, फिर आगे बढ़ाया गया। आगे जाकर दूसरे व्यक्ति ने मना कर दी कि इसने नहीं दी तो मैं भी नहीं दूंगा। तो अब क्या होगा? या तो प्रोजेक्ट को बंद कर दें या फिर यहां से घुमाएं और फिर आगे लेकर जाएं। तो ये प्रॉब्लम्स थी। इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? तो 9वीं जोड़ी गई, अनुसूची 9 ये जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो 1951 ईस्वी में। संविधान लागू होता है 1950 में, उसके जस्ट अगले साल ही
9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मैंने बताया मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बाद में जोड़ी गई, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जोड़ी गई उनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ गए क्या था। इसीलिए पहले तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज, जो मौलिक अधिकार थे उनको थोड़ा सा अल्प किया गया, मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर थोड़ा सा अल्प किया गया, लेकिन बाद में इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया कि अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर 300 कै में जोड़ा गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये पॉइंट यहां से याद रखना है। उम्मीद करूंगा कि भविष्य में आप इस पॉइंट को नहीं भूल पाओगे। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया, आर्टिकल नंबर 12। 12 क्या है? 12 जितने भी होमगार्ड वाले बच्चे हैं वन लाइनर में याद रखेंगे कि भैया 12 जो है ये राज्य शब्द की परिभाषा है भाग 3 के लिए। कौन से भाग के लिए? भाग 3 के लिए। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं उसके लिए भी राज्य शब्द की परिभाषा है, लेकिन वो उस भाग के लिए है। तो आपने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें आर्टिकल आपको देखने के लिए मिला होगा। लेकिन भाग 3 क्योंकि ये क्या है, मौलिक अधिकारों से रिलेट करता है, तो इसमें राज्य शब्द की परिभाषा, और राज्य कौन होगा? राज्य वो अधिकारी होगा जो कहीं ना कहीं जनता के मौलिक अधिकारों को छीन सकता है या खत्म कर सकता है या अल्प कर सकता है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं अभी भर्ती बोर्ड की, जैसा आपने फार्म भरा, तो भर्ती बोर्ड में फार्म भरने के बाद तो भर्ती बोर्ड का अधिकारी ऐसा हो सकता है किसी एक स्पेशल जाति को या किसी एक वर्ग को या किसी उच्च समाज वाले को लाभ पहुंचाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, क्योंकि आपको अवसरों की समानता दी गई है। उसी को रिलेट करके बताया है कि भैया साफ होना चाहिए कि राज्य कौन होगा और किसके खिलाफ होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ ही होते हैं, ये याद रखना। संसद केंद्र सरकार के अधीन कोई भी व्यक्ति या संस्था राज्य कहलाएगी। विधानमंडल और राज्य सरकार जो है राज्य कहलाएगी। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय निगम, नगर पालिका राज्य कहलाएगी। वही बात की जाए प्रमुख प्राधिकारी में IAS PCS अधिकारी बैंक हो जाएंगे। खाद्य निगम, पेट्रोलियम निगम जो हैं या सरकारी प्राप्त विद्यालय, ये सब राज्य कहलाएंगे। इन सबको राज्य की श्रेणी में रखा गया है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना देख लेना राज्य क्या चीज है, बस ये देखना। भाग 3 के लिए देखिए, भाग 3 के लिए जो है अनुच्छेद 13, ये भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्शन किस वजह से प्रोवाइड कराता है? क्योंकि इसके लिए 3 वादाएं हैं ये कि ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भविष्य में इनमें संशोधन कर दिया खत्म तो इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, लेकिन इससे बचने के लिए ही जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने रखा अनुच्छेद 13 कि भैया ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। किस तरह से मिलेगी? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सन 1991 में अनुच्छेद 368 याद रखना, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 ये क्या है? ये संविधान में संशोधन करने वाला अनुच्छेद है, जो ये बताता है कि संविधान के अंदर कहीं पर भी संशोधन किया जा सकता है, और वो कौन करेगी? संसद करेगी। तो शंकरी प्रसाद भारत संघ में कहा कि मौलिक अधिकारों के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है। अब यहां पर जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे ये शंकरी प्रसाद बनाम कब आया और किसको रिलेट करता है। इसने बताया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 डेट के साथ याद रखेंगे। इसने कहा कि मौलिक अधिकारों के अंदर 368 जो अनुच्छेद है वो संशोधन नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया है। वहीं एक बात आता है जो UPSI 2026 की जो वैकेंसी हुई है अभी SI, इसमें पूछा गया है, और ये होमगार्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें कहा कि मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन हो सकता है लेकिन उसका मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका खत्म नहीं होना चाहिए, ये कहा, और यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो
अब यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे में जो संविधान संशोधन किया गया है वो स्वतः ही निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसा कहता है ये, और ऐसा कहता है अनुच्छेद 13। ये याद रखना। तो नॉर्मली मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये है आपका अनुच्छेद, इसके अंदर एक अनुच्छेद है 15। 15 के उपखंड हैं कै, ख, ग। 15 के उपखंडों में परिवर्तन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 15 की विषय वस्तु और भाषा चेंज हो गई, मूल ढांचा इसका चेंज हो गया, तो इसे जो संविधान संशोधन करने वाला विधेयक था वो स्वतः ही निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 13, और ऐसा कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। तो ये 3 वाद ही आपने रट्टा मारने हैं। उम्मीद करूंगा कि जिस हिसाब से ये क्लास चल रही है, मैं सोच रहा था कि आधे पौन घंटे में खत्म हो जाएगी, 1 घंटे तक जाने वाली है जिस हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। और यहां से स्टार्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर आपके अनुच्छेद कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, और ये रटने ही पड़ेंगे आपको। देखिए, समता या समानता या समता का अधिकार मैंने बताया था 14 से 18 तक जाता है। तो 14 में क्या है? 14 में कहा गया है कि विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कैसी होगी? आप अमीर हैं, गरीब हैं, ठीक है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, भारत के अंदर मिलने वाली कोई भी कानूनी सहायता आपको बिल्कुल उनके समान ही मिलेगी जैसे दूसरों को मिल रही है। यानी प्रत्येक नागरिक के लिए कानूनी जो सहायता है वो बिल्कुल समान होगी। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर को ज्यादा और किसी गरीब को कम, किसी जाति को ज्यादा किसी जाति को कम। यही कहा गया है विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंदर। 15 क्या कहता है? सोशल इक्वेलिटी। सोशल इक्वेलिटी कैसी होगी? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोशल इक्वेलिटी होगी। आपने फॉर्म भरा, भी फॉर्म वाला नहीं बताता कि विशेष तरह से ऐसा नहीं होगा कि विशेष जाति को ही लाभ पहुंचाया जाएगा। सोशल इक्वेलिटी होगी भारत के अंदर, ऐसा कहता है अनुच्छेद 15। सामाजिक समानता अनुच्छेद 16 ये कहता है अवसरों की समानता। अवसर कैसे? जैसे कि आपने होमगार्ड या कांस्टेबल का फॉर्म भरा, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक अमीर व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के लिए, पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए निकाला गया है। ये सभी के लिए निकाला गया है और कंडीशन बताई गई है कि सेक्शन कंडीशन ये होनी चाहिए, 10वीं या 12वीं पढ़ा हुआ होना चाहिए, या हाइट इतनी होनी चाहिए, ये जाति होनी चाहिए, जाति लगा रहा है तो इतनी तक की जाति होनी चाहिए। तो वो कंडीशन बताई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक जाति के लिए निकाली गई है। या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस करने से रोका जाएगा। आप भाई दूसरा लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी करिए। सरकार की जो योजनाएं हैं जब वो निकाली जाती हैं तो वो जो जनरल योजनाएं होते हैं सभी के लिए निकाली जाती हैं, ऐसा नहीं किसी एक के लिए। हालांकि कुछ योजनाएं हैं इसका बात जो अलग अलग उनके लिए जाति के लिए निकाली जाती हैं। महिला और पुरुष को समानता दी जाएगी, अवसरों की समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि फॉर्म निकले हैं तो वो महिला नहीं भर सकती जिनमें महिला कैपेबल है। तो ये अवसरों की समानता भारत के अंदर दी गई है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। और देखिए, ये पिक्चर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसे समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चा जानता है छुआछूत होती क्या है। नेक्स्ट आ जाएगा अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है कि भैया जैसे राजा साहब, पहले लिख लेते थे राजा साहब, राय बहादुर ये लिख लेते थे, और नाइटहुड ये लिख लेते। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो अपने नाम के सामने मास्टर ब्लास्टर लगाने लग जाए या किसी और देश की उपाधि जो है वो ग्रहण कर ले, तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ग्रहण नहीं करेगा। उपाधियों पर, उपाधि धारण करने पर मतलब बैन लगाया गया है। लेकिन इसमें रिलीफ दी गई है जो सेना के प्रमुख होते हैं, जैसे एडमिरल होता है, ब्रिगेडियर होता है, कैप्टन होते हैं, वे अपने नामों के सामने लगा सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद अपनी मेहनत से अचीव करी है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। यहां से स्टार्ट होते हैं आपके स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक।
19 में क्या है, 22 में क्या है और 20 में क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। देखिए 19 के कुछ उपखंड हैं। जो होमगार्ड वाले बच्चे हैं केवल एक उपखंड को याद रखेंगे, 19 का कै। बाकी कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं वो एक बार कैजुअली इन सबको देखेंगे। कई बार पूछ लेता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन या धरना प्रदर्शन देने के लिए 19 के कौन से में दिया गया है, फिर ख में दिया गया है यानी बी में दिया गया है, ये याद रखना। तो कैजुअली देखेंगे इसको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट्टा मारोगे, तो देखने हैं, आपको पता होने चाहिए ये भी। कांस्टेबल वाले को, होमगार्ड वाले बेसिक देख के चलेंगे, ये वाला ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही बनता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक जाता है और 19 हम पढ़ रहे हैं। 19 कै में कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कोई भी आर्टिकल लिखकर अखबार में पब्लिश कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंदर ही पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है, तो 19 के कै में दी गई है। एक पूछा जाता है RTI, इसको बोला जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, अधिकार अधिनियम या बोल सकते हो एक्ट कब आता है, ये भी पूछा जाता है। 2005 में आता है। आप किसी भी सरकारी विभाग, जो मैंने आपको राज्य बताया भाग 12 के लिए, उनकी सूचना पा सकते हो। तो जितने भी पॉइंट मैंने यहां पर बताए हैं जो सरकार के नियंत्रण में है और जिसको राज्य कंसीडर किया जा सकता है, उसकी आप RTI लगाकर सूचना पा सकते हैं। बस सूचना किसकी नहीं दी जाएगी, जो देश की एकता, अखंडता और शांति को भंग करने वाली जो सूचना है वो आपको नहीं दी जाएगी। जैसे आप मांगने लग जाओ कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्पज के डॉक्यूमेंट्स हैं, सेना के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सूचना आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज याद रखना। उसके साथ साथ जो बी आ जाएगा, इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि शांतिपूर्वक हो, कोई हथियार वगैरह यूज नहीं करेंगे। वहां पर ऐसा नहीं है कि आप दंगा भड़कवा दो। सी में कहा गया है संघ बनाने का अधिकार। आप कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं, कोई काउंसिल वगैरह वो बना सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आपको संघ बनाने का, पार्टी बनाने का अधिकार है। वही बात की जाए भ्रमण का अधिकार, आप ट्रेन का टिकट लें, बस का टिकट लें या हवाई जहाज का, और पूरे देश में कहीं भी घूमिए मौज से, कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स है स्वतंत्रता के अधिकार में। निवास की स्वतंत्रता 2019 31 अक्टूबर से पहले जो है J&K, ओरली समझ लेना इसको क्योंकि देखने के लिए नहीं मिलेगा एग्जामों में। पहले जम्मू कश्मीर में कोई आम आदमी जिसपे जम्मू कश्मीर की जो वहां का आधार कार्ड है, एड्रेस नहीं है, तो वो वहां पर जमीन खरीद कर नहीं रह सकता था। लेकिन 19 के बाद अब वहां पर भी, यानी पूरे देश में कहीं पर भी जमीन खरीदे, अपना घर पहाड़ों पे बनाइए, बढ़िया वादियों में, चाहे कहीं जाकर नीचे केरल वाली जगह पर बनाइए, झील के किनारे, वो आपकी मर्जी है। संपत्ति का अधिकार मैंने बताया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये स्वतंत्रता का अधिकार था कि आपको जमीन संपत्ति बनाने का अधिकार है। उसके बाद आ जाएगा जी, व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार आपका सही होना चाहिए, 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए। पता लगा आप ड्रग्स की तस्करी कर रहे हो या हथियारों की तस्करी कर रहे हो, ऐसे व्यापार को छोड़कर जो आप अपने खुद के और समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करेंगे, ऐसा व्यापार आप कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता दी गई है। 20 और 21 याद रखना, आर्टिकल नंबर 20 और 21, 20 और 21 ये आर्टिकल जो आपातकाल है, आपातकाल 352, इसके तहत मैंने जितने भी 6 मौलिक अधिकार बताए, जितने भी आर्टिकल आपको बताए, वे सब खत्म कर सकते हैं राष्ट्रपति जी आपातकाल की कंडीशन में। जब भी भारत के अंदर आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। कौन से खत्म नहीं होंगे, तो 20 कभी खत्म नहीं होगा और 21 कभी खत्म नहीं होगा। इनको आपातकाल की स्थिति में खत्म जो है नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जी के द्वारा कौन से 2 आर्टिकल जो हैं वो कभी खत्म नहीं होते। तो जो मौलिक अधिकार है वे खत्म नहीं होते। एक तो है 2 सिद्धि में
दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, और दूसरा आ जाएगा यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दो सिद्धि में कैसे आपको पकड़ लिया गया है, ऐसे नहीं आपको जेल में जाते ही जो है आपको नहीं बोलेंगे, किसी को बोलेंगे। इसमें किसी आदमी को पकड़ लिया गया है और उसको पकड़ने के बाद जेल में ले जाया और जेल में ले जाते ही फांसी पर चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, दोष सिद्ध नहीं होगा, वो एक आम नागरिक है और सारी सुविधाएं उसे ऐसे ही मिलेगी, उसे कभी भी किसी सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। दो सिद्धि में संरक्षण प्रोवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि शक के बिना पर उठाया और उसके बाद सीधा ले जाकर उसे सजा सुना दी कि अब उम्र कैद तक तू यहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह के बाल कटा रहे हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, कोई भी आपको टच करने वाला नहीं है। आप जिस मर्जी फैशन के कपड़े पहनिए, जिस मर्जी तरह के बाल कटाइए, कोई आपको कहने वाला नहीं है। ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और यहीं पर एक यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है कि भरपूर नींद लेने का अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है। फिर आपने बताना है कि अनुच्छेद 21 जो है वो भरपूर नींद लेने का अधिकार है। आप मजे में सो सकते हैं पूरे दिन, कोई नहीं रोकने वाला। तो ये यहां से याद रखना है 21 क्या है। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब भी संविधान के अंदर कुछ चीज जोड़ी जाएगी या संविधान में से कुछ चीज कम की जाएगी यानी घटाई जाएगी, तब संविधान के अंदर संशोधन होगा। 21 क्या बाद में जोड़ा गया, तो यहां पर पॉइंट बनता है कि कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन कब होता है। संशोधन ये भी पूछा जाता है, संशोधन 2002 में होता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के अंदर एक अधिकार और जोड़ा गया 21 क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। किसके लिए है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी इच्छा से स्कूल जा सकता है यदि उसके माँ बाप या पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई और उसे स्कूल जाने से रोकता है, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये दिया गया है। और इसी के तहत देख सकते हो ये विडंबना है कि 60-70 हजार रुपए की सैलरी लेने के बाद स्कूलों की ऐसी हालत है। इसके तहत ही 86वें संविधान संशोधन के तहत ही 3 चीज जोड़ी गई, 45 कै और 51 कै के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया। तो ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये जोड़ा गया और तीसरा ये जोड़ा गया। ये याद रखना, ये कभी जब आएंगे तब समझा दूंगा, नहीं पता तो एक बार देख लेना। 45 क्या है, इसके अंदर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को राज्य की जिम्मेदारी होगी कि पोषण का अधिकार दे। और वहीं 11 की बात करें तो 11 में ये कहा गया है कि मैंने बताया था मौलिक कर्तव्य है कि देश के प्रति आपका कर्तव्य भी होगा। तो माता पिता या एक बच्चे को पालने वाला, कितने बड़े बच्चे को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को जो भी पाल रहा है उसको पालक बोलेंगे। पालक जो है उसका ये दायित्व होगा कि उसे सुबह तैयार करे, रोटी बांधे उसकी और उसे भेजे कि भैया तुमने स्कूल जाना है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति कि शिक्षा मिलनी चाहिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को। और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को कि वो जो है स्कूल जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट आ जाएगा 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। कुछ दशाएं, देखिए NSA, इसके बारे में सुना होगा तुमने। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम छोड़कर बाकी सब जो गिरफ्तारी होती है उसके विरुद्ध ये कहा जा सकता है। कुछ दशाएं इसमें लगाई गई है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत ही जो है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था और उनको ट्रायल के लिए भी नहीं ले जाया गया। उनको देखिए जो है कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया और अब उनको रिलीज कर दिया गया कि ये निर्दोष हैं, इन पर वे सैंक्शन नहीं लगाए गए और अब उनको छोड़ दिया गया। तो NSA के तहत किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट
24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर जिसको गिरफ्तार किया है उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा, ऐसा बताया जाता है अनुच्छेद 22 के अंदर। और उसको अपनी पसंद का वकील करने का भी अधिकार है। तो अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार दिया गया है, कौन से में दिया गया है, तो दिया गया है आर्टिकल नंबर 22 में। उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। आगे आएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 मैंने बताया था आपको। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 ये कहता है कि मानव दुर्व्यवहार पर रोक। मानव दुर्व्यवहार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी को मजदूरी के नाम पर या कर्जे के नाम पर थोड़े से पैसे दिए और उससे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है या दास बनाकर रखा जा रहा है, यदि इस तरह का कोई शोषण होगा फिर उसको अधिकार दिया गया है कि इस तरह का शोषण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध। कौन से बाल श्रम पर? 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, यदि 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी जोखिम भरे कार्यों में, जैसे माइंस हो गई, जो लोहे की फैक्ट्री है उनमें, या किसी और जोखिम भरे कार्यों में लगे हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप जोखिम भरे कार्य 14 वर्ष से कम के बच्चों से नहीं करा सकते। ये अनुच्छेद नंबर 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। और ये नॉर्मली ऐसे ही पूछा जाता है कि 25 धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक है। इसमें बस एक याद रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 25। 26 नहीं पढ़ा रहा, 27 नहीं पढ़ा रहा और 28 नहीं पढ़ा रहा, केवल एक पढ़ा रहा हूं। 25 में क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये याद रखना आप। धर्म की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? आर्टिकल नंबर 25 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी धर्म को मानिए, कोई नहीं रोकेगा। जिस मर्जी भगवान की पूजा करिए, कोई नहीं रोकने वाला, ऐसा कहा गया है इसके अंदर। उसके बाद आ जाएगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे आप। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करोगे? क्योंकि यहां से पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं, या कौन से मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। फिर 29 और 30 बताना जो शिक्षा और संस्कृति के लिए आते हैं। 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थानें, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। आप मदर से देखते हो, इसी के तहत खोले गए हैं क्योंकि उनकी संस्कृति को दर्शाते हैं। तो ये चीज आपने यहां से याद रखनी। अनुच्छेद 32 कहता है कि भैया ये संविधान की आत्मा है। और ये किसने कहा? BR अम्बेडकर जी ने कहा संविधान की आत्मा। आपसे पूछा जाता है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है या मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, फिर आपने बताना है आर्टिकल नंबर 32। और 32 है क्या? अभी मैंने बताया आपको ऊपर के, क्योंकि ये तो छठा मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऊपर के 5 जो भी मौलिक अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो उसमें आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है, 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय, ये लिखा हुआ सर्वोच्च न्यायालय। और आर्टिकल नंबर इसी के अंदर आता है 226, इसके अंदर आ जाएगा उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 226 के तहत राज्य स्तर पर मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, यही है। और इसी के अंदर जो है 5 रिटें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं जो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और 5 रिटें ही जो हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो हैं 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। ये याद रखना है आपने। तो कौन कौन सी रिटें हैं? जैसे आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंने अभी बताया जो आर्टिकल नंबर 22 है, यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है
बिना वजह के और उसको बहुत दिन तक बंदी बनाकर रखा गया है। तो अब कोर्ट जो है, जब उसके जो मिलने चिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, वो कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि भैया हमारे व्यक्ति को कई महीनों से पकड़ के रखा है और पता नहीं कहाँ है, तब एक रिट जारी होगी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस विभाग को जिसने उसको पकड़ा है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई और हो, कि भैया बताइए कि आपने इसको कैसे पकड़ा है। तो ये है परमादेश, मैंडामस आ जाएगी, प्रोहिबिशन आ जाएगा और उत्प्रेषण आ जाएगा, को वारंटो अधिकार परीक्षा आ जाएगा। इनको पढ़ते हैं यहां पर डिटेल से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कि शरीर को प्रस्तुत करना। और प्रियंका भाटिया का ये सवाल था कि सर ये करवा दीजिए, तो यहाँ पर आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि भाई ये रिटे जो हैं ये आपको यदि डिस्टर्ब कर रही हैं तो यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे। शरीर को प्रस्तुत करना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा है और न्यायालय के समक्ष नहीं भेजा जा रहा, फिर रिट जारी होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आप समझ गए। परमादेश, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं किसको, सरकारी अधिकारी या कोई सरकारी संस्था को, कि यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। नॉर्मली बात की जाए, एक डीएम है जिले का, और जिले का डीएम है, उसने पूरे जिले में तबाही मचा रखी है, सबके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जो कानून के समक्ष समानता है वो नहीं दे रहा, और जो अवसरों की समानता है वो नहीं दे रहा, तो बहुत सारी चीजों का हनन कर रहा है, बिना वजह किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो फिर जो है इसमें उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। रिट कौन सी जारी होगी, परमादेश। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान कर लेना। जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करती, उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है, तो परमादेश। अब बहुत बच्चे देखें ये कहते हैं कि रिट दायर कर दी। देखिए रिट दायर नहीं होती, रिट जारी होती है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा। ये आपने देख लिया। तो उसके बाद आ जाएगा आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, किसी चीज को रोकना। निचली अदालत या ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होती है, अब देखिए भारत के अंदर जो न्यायिक प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। ऊपर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसके बीच में आ जाएगा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और यहां पर आ जाएगा जिला न्यायालय। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाएगा वो उच्च न्यायालय के लिए मान्य होंगे, जो उच्च न्यायालय कानून बनाएगा वो जिला न्यायालय के लिए मान्य होंगे। और यहां पर एक चीज और याद रखना, ये सर्वोच्च न्यायालय जो भी नियम कानून बनाएगा जो अपनी जुडिशरी सिस्टम से रिलेट करके, वो भारत के हर एक न्यायालय में मान्य होंगे, चाहे वो जिला हो चाहे उच्च हो। तो यहां एक चीज निकल कर आती है कि ये जो दोनों के दोनों हैं ये किसके अंडर काम करते हैं, तो ये काम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंडर, नॉर्मली ये कह सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, निचली अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालय को, और उच्च न्यायालय निचली अदालत यानी कि जिला न्यायालय को। और उसके साथ साथ अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं होती हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग, वो अपने आप में एक अर्ध न्यायिक संस्था है। SC ST आयोग, यदि वो कोई ऐसा कानून नहीं है, यहां पर अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर कोई ऐसा काम करती है, किसी को सजा सुना देती है या किसी पर दंड बहुत बड़ा लगा देती है, तो फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। कौन सी, प्रतिषेध की, भैया रुकिए ये आपके क्षेत्र में नहीं आता, हमारे पास भेजो, हम इसके लिए कैपेबल है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, किस अधिकार से, अच्छा उत्प्रेषण रह गया बीच में, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण सूचित करना, किसको सूचित करना, किसी लंबित मामले को निचले न्यायालय से उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करना। यहां पर कोई मामला बहुत दिनों से लंबित पड़ा है, तो किसी व्यक्ति का कोई मामला उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय पे ले लेते हैं, आप अच्छे समझ जाओगे। जिला न्यायालय में है, कोई केस लंबित पड़ा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जज कुछ नहीं कहता, बस तारीख दे देता है लंबी लंबी, तो उस व्यक्ति ने रिट दायर की उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की गई किसको, जिला न्यायालय को। कौन सी, उत्प्रेषण, कि भैया आपने इस मामले को बहुत दिन से अपने पास रख रखा है, इसे हमारे पास भेजिए।
वहीं बात की जाए निचले न्यायालयों के आदेश को भी रद्द कर सकता है। मान लीजिए उसके क्षेत्र अधिकार में कोई ऐसा मामला ही नहीं आता, जैसा आतंकवाद की बात करें तो जिला न्यायालय, आतंकवाद से रिलेट कोई भी केस है, जिला न्यायालय उस पर कोई भी केस नहीं, सुनवाई नहीं कर सकता, ठीक है, या आदेश नहीं दे सकता। यदि देता है तो फिर जिला न्यायालय के लिए जो है उच्च न्यायालय की रिट जारी होगी, उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, अधिकार किस अधिकार से, इसको आप ऐसे मान सकते हो कि आपने हिटलर नहीं बनना। कोई व्यक्ति हिटलर नहीं बनेगा, कुल मिलाकर ये बात करें। हिटलर कैसे नहीं बनेगा? नॉर्मली कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर नहीं है और अपना बढ़िया सा एक ऑफिस खोल लिया और जनता की बात सुन रहा है, ये मैं डेवलपमेंट के काम कराऊंगा, आपकी जो भी दिक्कतें परेशानी है मैं दूर कराऊंगा, या स्टार लगाकर पुलिस ऑफिसर बन गया या इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया और वे काम कर रहा है जो उसने करने ही नहीं, जिनकी उनको अथॉरिटी नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ रिट जारी होगी, अधिकार परीक्षा। सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के अवैध कब्जे, सार्वजनिक पद मैंने बताया कि आईएएस बन गया, इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर बाजार में गया गाड़ी लेकर, सबसे उगाही कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ जारी होगी। किस अधिकार से कर रहे हो, कि ये तो अधिकार आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपातकाल में मैंने बता दिया 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेट है, और 32 और 26 ये दोनों मैं बता चुका हूं। इस क्लास में इतना ही था। ये आपका रिवीजन का पार्ट है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, और उम्मीद करूंगा कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको एक आसान और सिंपल लैंग्वेज में ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊं, ताकि आप समझ पाओ सबकी। यदि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो बहुत आसानी से कर पाओगे। एक बार रिवीजन कर लेना, आप जीवन भर इन अधिकारों को नहीं भूलोगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।